आज मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने आया। और जब ये पार्लियामेंट को फेस करने जाते तो इन पर इतना ज़्यादा चारों तरफ से हमला होता कि मनमोहन जी, अब आप ब्यूरोक्रेट नहीं रहे, अब आप पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आप थोड़ा सा थिक स्किन्ड बनिए, मोटी चमड़ी वाले बनिए। नरसिम्हा राव हमारे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो नरसिम्हा राव में साहस तो था, इतना साहस नहीं था कि इकोनॉमी को खोल पाते। वैसे भी लेट हो चुके थे। चाइना ने 1978 में लिबरलाइजेशन किया और हमें वहां पहुंचने में 1991 लग गए। द फेलियर ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू चाइना। इसमें कितना क्रेडिट हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दें कि दो टेन्योर प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो इकोनॉमी को वह दिशा नहीं दे सके जो वो देना चाहते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने आया। उनका स्टेटमेंट था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। इतिहास मेरे प्रति अधिक न्यायशील होगा। लेकिन मैंने महसूस किया था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जीवित थे एंड ही वॉज इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब भी इंडिया के बहुत से इंटेलेक्चुअल्स उनके प्रति काइंडर थे। जहां तक अचीवमेंट का सवाल है, तो आज न्यूज़पेपर उनके सारे अचीवमेंट से भरे हुए हैं, जिसमें सिटीजन चार्टर से लेकर मनरेगा और विभिन्न वेलफेयर कार्यक्रमों की चर्चा हो रही है। यानी यू कैन से यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी, आरटीआई, सबका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा, ये जितने अदर अचीवमेंट से एक्सेप्ट इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर ट्रीटी, उसमें कितना क्रेडिट हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दें, इसको तो तय करना कठिन है। लेकिन हम उनको सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहेंगे, जो इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, वो शायद बिना डॉक्टर मनमोहन सिंह के 91 में तो नहीं होता। हो सकता था आगे होता। वी हैव बीन अ बिट यू कैन से लेट। वैसे भी लेट हो चुके थे। चाइना ने 1978 में लिबरलाइजेशन किया और हमें वहां पहुंचने में 1991 लग गए। इट वॉज वन ऑफ द मेजर यू कैन से कॉजेज बिहाइंड द फेलियर ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू चाइना। तो हम उस दिन को याद कर रहे हैं जब हम खुद स्टूडेंट लाइफ में थे। दो तीन अनेक्डोट्स में उनके जीवन का आपसे शेयर करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कितनी टेढ़ी खीर थी उस समय। इंडिया एक नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल में आबद्ध था। जो नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल था, नेहरूवादी आर्थिक नीति थी, उसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुका था। मतलब हमारी जो नौकरशाही थी, हमारा जो अधिकारी वर्ग था, उनकी चेतना पर बहुत गहरा प्रभाव था नेहरूवादी आर्थिक मॉडल का, जिसमें एक बंद अर्थव्यवस्था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एक फियर क्रिएट होना, किसी फॉरेन कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज देने का मतलब है अपने राष्ट्रीय अस्मिता को बेचना, अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बेचना। जो मेंटेलिटी 7 डेकेड्स पहले हमें स्वतंत्रता के समय चली आ रही थी, वही मेंटेलिटी थी। खैर चलिए, 1980 में जो सेकेंड टेन्योर में मिसेज गांधी आई, तो धीरे धीरे उसमें वर्ल्ड का माहौल चेंज होने लगा था। जो 85 में जब राजीव गांधी आए, तब तक उधर रीगन थैचर एरा आरंभ हो गया था। वर्ल्ड स्केल पर वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करने लगे थे। ऑयल क्राइसिस, तेल संकट के कारण यह हो चुका था कि इंडिया की इकोनॉमी अब चलेगी नहीं। अब इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऑयल की कीमत में दबकर मर जाएगी अगर हम इस अपनी इकोनॉमी को नहीं खोलते हैं। नरसिम्हा राव हमारे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहला। और जब
नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने, जब अचानक से राजीव गांधी की जब एसेसिनेशन हुआ पेरमदूर में, तो उसके बाद फिर बहुत सारे कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स आए। आप लोग भी शायद पढ़ते होंगे किस तरह से सोनिया गांधी ने अपनी उम्मीदवारी उस समय टर्न डाउन कर दिया, और फिर वही समय था कि नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। तो नरसिम्हा राव में साहस तो था, इतना साहस नहीं था कि इकोनॉमी को खोल पाते। कई मुद्दों पर उन्होंने ओरिजिनल पॉलिसीज अपनाई। इतिहास में आज बहुत बड़ा क्रेडिट उनको मिला है, इसको आप जानते हैं। लेकिन हमें याद है, हमने बैक स्टेज जब पढ़ा मुंतेक सिंह अहलूवालिया का, तो उसमें हमको बहुत एक अच्छी उदाहरण मिले जो मनमोहन सिंह ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसको दर्शाता है कि नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्पष्ट कहा जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे कि देखिए, अगर आपका जो ये पॉलिसी है वो सक्सेसफुल हो गया तो हम आपके साथ हैं, और अगर ये पॉलिसी आपकी बिगड़ गई तो हम सपोर्ट नहीं भी कर सकते। अब बताइए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फाइनेंस मिनिस्टर के सिर पर होगी, जो एक प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह का विकल्प देंगे। लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह, बीइंग अ वेरी डेडिकेटेड नेशनलिस्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में पहली बार हमें याद है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी में क्या था कि हमारी करेंसी बड़ी मजबूत थी, और करेंसी मजबूत होने का मतलब होता है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट यानी आयात को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्यात हमारा हतोत्साहित होगा। और सबसे पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पहला डिमांड था कि वी हैव टू चैनलाइज द इकोनॉमी टू एक्सपोर्ट, यानी आवर इकोनॉमी शुड बी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले करेंसी को डिवैल्यू किया। तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 चरणों में जो करेंसी का डिवैल्यूएशन किया था, जब पहला डिवैल्यूएशन किया था तो पूरी ब्यूरोक्रेसी में खलबली मच गई थी। जब उन्होंने डिवैल्यूएशन किया था तो नरसिम्हा राव भी प्रेशर में आ गए थे। बस 2-3 दिनों के अंतराल में हुआ था कि भाई इस डिवैल्यूएशन को वापस लेना पड़ेगा, जैसे मुद्रा का जो अवमूल्यन दूसरी बार आपने किया है इसको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं से हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आरंभ हुई, और फिर धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी खुली। हम बड़े क्राइसिस की स्थिति में थे, और समझिए जो एक तरह से जो बेगिंग बॉल लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा था, वह देश दुनिया की एक 5वीं बड़ी इकोनॉमी के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। और अब जानते ही हो कि हम आज किस स्टेज पर पहुंचे और कितना बड़ा सरप्लस हुआ। हमारा सर्विस सेक्टर एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन हम लिबरलाइजेशन के पहले स्टेज में ही थे। अब डर यह था कि चलिए नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी वो तो एक तरह से कोलिशन गवर्नमेंट थी, और कभी कभी माइनॉरिटी में भी चली जाती थी, तो गवर्नमेंट भी गिर सकती थी, यह भी डर था। लेकिन उस समय इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था। और उसमें मैं एक एनेक्डोट शेयर करना चाहूंगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके प्रति बड़ा दिल से हमें रेस्पेक्टिबिलिटी निकलती है। कारण क्या है कि उन्होंने अपोजिशन धर्म भी बहुत अच्छी तरह से निभाया है। अपोजिशन धर्म का मतलब यह है कि ठीक है, उनकी जो जनसंघ पार्टी थी, बाद में जो बीजेपी बनी, उसकी अपनी एक खास आइडियोलॉजी थी जो कांग्रेस और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से अलग थी। समय समय पर वो जमकर विरोध भी करते थे बहुत सारे मुद्दों पर। लेकिन जब भी राष्ट्रीय हित की बात होती तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो राष्ट्रीय हित था उभर कर आ जाता, और वह पार्टी हित से ऊपर हो जाता। जैसे हमें एक एनेक्डोट याद है जो मुंतेक सिंह अहलूवालिया ने ही लिखा है कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ब्यूरोक्रेट रहे थे और एक ब्यूरोक्रेट टर्न फाइनेंस मिनिस्टर हुए, तो एक ब्यूरोक्रेसी जो होती है तो उसको मतलब पब्लिक से डील करने की आदत नहीं होती है। वो तो अपने कलीग से डील करता है, अपने सीनियर से डील करते हैं, जूनियर से डील करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि उसमें एक डिसिप्लिन होता है, उसमें उलझुल बातों के लिए जगह नहीं होती है।
और जब आप जाइए पार्लियामेंट में या विधानमंडल में जाइए तो अपोजिशन किस तरह से भड़कते हैं, कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे बेसलेस चार्जेस लगाते हैं कि वह कोई पॉलिटिकल लीडर ही सह सकता है। एक आम इंसान के लिए या एक रेस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट के लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो भी कर रहे थे देश हित में कर रहे थे, और जब ये पार्लियामेंट को फेस करने जाते तो इन पर इतना ज्यादा चारों तरफ से हमला होता। वाजपेयी जी और बीजेपी पार्टी भी क्रिटिसाइज करती क्योंकि स्वदेशी का नारा दे रहे थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत विचलित हो जाते थे। मैंने कई बार उनके चेहरे पर स्पष्ट तनाव झलकने लगता था, बेचैनी हो जाती थी। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी को ही बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मनमोहन जी, अब आप ब्यूरोक्रेट नहीं रहे, अब आप पॉलिटिकल लीडर हैं और एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पोस्ट को ग्रेस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा थिक स्किन्ड बनिए, मोटी चमड़ी वाले बनिए। इसमें आपको इस तरह का सामना करना पड़ेगा, इसमें हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे और आपको आदत डालनी पड़ेगी। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। अब बताइए कितनी उदारता से उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इशारा किया। और इतना ही नहीं, जब नरसिम्हा राव का टेन्योर समाप्त हुआ और जब बीजेपी का टेन्योर आया, एनडीए, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट ही बनी थी, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए, तो कुछ समय के लिए स्वदेशी के आदर्श को ताक पर रखकर उन्होंने इकोनॉमिक लिबरेशन की पॉलिसी को बहुत आगे बढ़ाया है। आपको वाजपेयी के समय कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं अपनी इकोनॉमी को खोलने के लिए, वो बहुत ही सराहनीय था। अब देखिए, दो टेन्योर आता है कांग्रेस का, जिसमें फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फर्स्ट टेन्योर एंड सेकेंड टेन्योर। तो आप देखेंगे कि जो पहला टेन्योर उनका आता है उसमें तो कुछ इकोनॉमिक लिबरेशन को वो आगे बढ़ा पाते हैं। हालांकि उसी समय कुछ इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कहते हो आर्थिक पुनर्वितरण, उसी के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे। जैसे आप देखेंगे मनरेगा स्टार्ट किया गया था, उसी समय आरटीआई तो खैर वो एक कह सकते हो कि एक सिटीजन को राइट था, राइट टू नो, उसके तहत दिया गया था आरटीआई। और फिर जब सेकेंड टेन्योर में आप आते हैं तो उनके प्रोग्राम और भी कई अनफोल्ड हुए। जैसे यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लाया गया, वो अपने आप में बड़ा प्रोग्राम था। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में तो आपने इतना अधिक इकोनॉमी को खोला, इतना अधिक इकोनॉमी को ओपन किया, लेकिन जब आप खुद प्राइम मिनिस्टर हुए तो आपने इस इकोनॉमिक लिबरेशन को वर्चुअली रोक दिया। फर्स्ट टेन्योर में तो कुछ हुआ भी, लेकिन सेकेंड टेन्योर में नहीं हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मा तड़प रही होगी। वो जो चाहते थे वो हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक ड्यूअल गवर्नमेंट बन चुका था, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग था, और वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी डिसीजन मेकिंग में स्वतंत्र नहीं रहे। तो उस समय जो भी ये चीजें हुई, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे सिटीजन चार्टर है, बाकी ऐसी सारी चीजें हैं, इसमें हम किसको क्रेडिट दे आई डोंट नो। लेकिन ये बात हम जरूर जानते हैं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 टेन्योर में छोड़ दिया जाता, तो देखिए इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन एक चीज है, लेकिन अगर वो हेल्दीली हो, तो जैसे अगर आप किसी को ग्रेन्स मुहैया कराते हैं तो वो तो कंज्यूम कर जाता है। अगर वही इन्वेस्टमेंट, जैसा डॉक्टर अमर सेन मानते हैं कि हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, या ऐसी चीजें हो जो गरीबों के जीवन में संरचनात्मक परिवर्तन ला रहा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा तो रहा हो, उनकी तात्कालिक आवश्यकताएं तो पूरी होना आवश्यक है। इफ दे आर ऑन द पॉइंट ऑफ स्टारवेशन, तो उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने चाहिए जिससे गरीबों की दशा में परमानेंट इंप्रूवमेंट हो। एक इकोनॉमिस्ट के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते थे कि यह भी एक किस्म का फ्री वीज है, मतलब आप एक हाथ में दो, आप रोजगार दो, फॉर टाइम बीइंग आप रोजगार दो। रोजगार देना आवश्यक है, क्योंकि वो दे शुड नॉट बी ऑन द पॉइंट ऑफ स्टारवेशन, लेकिन डेवलपमेंट उससे भी ज्यादा आवश्यक है।
और वो जानते थे कि आध अधूरा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, सेकेंड जनरेशन ऑफ लिबरलाइजेशन आवश्यक है, लेकिन उनको खुला हाथ नहीं मिला, इसलिए वो हाथ मल के रह गए और वह फिर सेकेंड फेज ऑफ लिबरलाइजेशन नहीं ला सके। इट वॉज अ क्लासिकल यू कैन से केस ऑफ द मिस्ड अपॉर्चुनिटी। लेकिन उन्हें आर्थिक नीति की पूरी समझ थी, अर्थव्यवस्था की पूरी समझ थी, और वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर इंडिया तरक्की अब करेगी, अगर वो चाइना से कॉम्पीट करेगी या दुनिया का अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर होगी तो इसी बेसिस पर होगी। एक और मैं आपको कथा आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब ये घटना है, जब फिर एनडीए 2 की सरकार ने, यानी जब जहां आप जानते हैं कि जब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, तो उन्होंने 2016 में जब डिप्रिसिएशन ऑफ जब उन्होंने एक तरह से आप कहें तो डिमोनेटाइजेशन किया था, डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी किया, मतलब डिमोनेटाइज कर दिया, 1000 और 500 के नोट मार्केट से खींच लिए। अब बाद में शायद मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच को भी इस बात का रियलाइज हुआ, मतलब गवर्नमेंट को भी इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि शायद ये निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया गया था, क्योंकि अचानक से मार्केट में हम 84% करेंसी को अगर खींच लेते हैं तो फिर मार्केट में तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन आ जाएगा। लेकिन चलिए, अब गलती हो चुकी थी या डिसीजन हो चुका था, अच्छे के हित के लिए लिया गया था, लेकिन थोड़ा सा उससे बहुत ज्यादा डैमेज होने की संभावना थी। तो हमें वो घटना याद है कि उसके बाद फिर पार्टी ने या एनडीए पार्टी ने, इसकी पूरी मशीनरी ने एक पेडागोगी, एक उन्होंने एक स्लोगन गढ़ा कि देखिए ऐसा है कि ये जो हमारा डिसीजन है उससे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगी और इससे इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। और एक डेट उन्होंने बताया था, जहां तक मुझे याद है, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 2025 तक हमारी इकोनॉमी, इसमें जीडीपी ग्रोथ हमारा 10% से ज्यादा हो जाएगा। तो अब यही मुहावरा चल निकला था, चारों तरफ से इसका प्रचार किया जा रहा था, मीडिया सक्रिय थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में आए थे, बिकॉज ही हैज बीन द मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली। तो प्रधानमंत्री मोदी भी, चूंकि अब एक्स प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी भी उस राज्यसभा में बैठे उस दिन। तो मुझे याद है कि उन्होंने एक एक्सपर्ट की तरह एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि देखिए, आई थिंक कि ड्यू टू दिस फॉल्टी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, द जीडीपी रेट इज सपोज टू हैव डिक्लाइन इमीडिएटली बाय एटलीस्ट 2%. And so far as the government is making a claim, in coming decade the Indian economy had to reach the growth rate more than of 10%. So here I have to prefer to quote a very famous economist, John Maynard Keynes, कि don't talk about future, in future all are dead. उन्होंने कहा कि देखिए, ये गवर्नमेंट जो नैरेटिव फैला रही है कि भाई आने वाले समय में हमारा जीडीपी ग्रोथ 10% से ज्यादा हो जाएगा और ये हमारा बहुत ही वाइज डिसीजन है, तो हम आपको बता दें कि यह एक फॉल्टी डिसीजन हो चुका है और इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ कम से कम होकर 2% तो जरूर कम हो जाएगा। और जहां तक इस तरह का नैरेटिव है, इस तरह का दावा है कि फ्यूचर में हमारा ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर 10% से ज्यादा होगा, तो मैं वहां पर याद दिला दूं उन्हें कि जॉन मेनार्ड केस जैसे अर्थशास्त्री ने यह बात स्पष्ट रूप में कही है कि आप भविष्य की बात ना करें, भविष्य में सभी मरे हुए हैं। तो इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक चीज याद करूंगा कि उनका मन कहीं ना कहीं बेचैन हो रहा होगा और वो इस बात को भी भली भांति समझ रहे होंगे कि एग्रीरियन रिफॉर्म्स के लिए जो मोदी की सरकार ने जो कदम उठाया था, वह कदम मतलब
इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का सेकेंड वन चरण था, क्योंकि इकोनॉमी खोली तो गई लेकिन आध अधूरी खोली गई। और एक ही दर्द उनके मन में रहा होगा जो शायद उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया, कि दो दो टेन्योर प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो इकोनॉमी को वह दिशा नहीं दे सके जो वो देना चाहते थे। तो आज इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा, एंड आई विल सी यू अगेन। थैंक यू।